अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का दिन है, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा जी कि कैंसर एक मुज़ी मर्ज़ है, और अगर कैंसर की बात की जाए तो यकीनन इसके इलाज तो मौजूद हैं, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन और तरीक़ाकार से कैसे ट्रीट किया जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। बालाजी शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम की ज़रूरत है। साथ साथ दूसरी बात करें तो डिजिटल दहशत गर्दी और इदारों के खिलाफ जो है वो साजिश है। डिजिटल दहशत गर्दी हम देख रहे हैं कि जब हम देखते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो यकीनन हमें एक ऐसा माहौल दिखाई देता है कि जहां बिना सोचे समझे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को प्रमोट किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर हमारे जो डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उन्हें मिलान करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जी, इसके अलावा समाजी मुआशी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन, मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद, ये सब तमाम तर बातें की गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया जिसमें तमाम तर बातें हुई। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है, ऐसा कहना था ऑनरेबल आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर साहब का। और साथ साथ आर्मी चीफ साहब की ज़ेर सदारत हमने देखा कि 265वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ये इजलास हुआ जिसमें ये तमाम तर बातें की गई। बहरहाल जी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। खुर्शीद अब्बासी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। खुर्शीद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खुर्शीद साहब के साथ साथ सलमान नकवी साहब इकोनॉमिस्ट हैं। सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। मैं खुर्शीद साहब से शुरू करता हूँ। खुर्शीद साहब, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हमने देखा कि यकीनन चाहे कोई भी फ्रंट हो, मुआशी चैलेंजेस हों या फिर सिक्योरिटी के मसले हों, या फिर हम देखते हैं कि नागहानी आफात या कोई भी ऐसा अंदरूनी या बैरूनी चैलेंज हो, हमने देखा कि पाक अफवाज हमेशा फोर फ्रंट लाइन पर हमें दिखाई देती हैं, और फिर उसके बाद बड़ी प्रोएक्टिव अंदाज से उन तमाम तर चैलेंजेस को निपटा जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल। जब यहाँ पे इस तरह के वाक़यात हुए, बड़े सैलाब आ गया, ज़िलज़िले आए, हमने देखा कि पाक फ़ौज के जवान जो है वहाँ अपना किरदार अदा करते हैं और बड़े मददगार साबित हुए हैं। क्योंकि एक मुनज़्ज़म अंदाज से जब किसी को डील किया जाता है या जहाँ फ़ौज पहुँचती है तो यकीनन वहाँ बड़ा फ़ायदा पहुँचता है लोगों को। तो ये तो एक किरदार माजी से लेकर अब तक नज़र आ रहा है हमें। और ज़ाहिर है फिर एक, जैसा मैंने कहा कि जब फ़ौज किसी भी इलाके पहुँचती है ऑटोमेटिकली वहाँ डिसिप्लिन भी हो जाता है। जी जी कि लोग समझते हैं कि भाई अब ऐसे लोग जो नाकारा होते हैं, जो काम में जिनकी दिलचस्पी नहीं होती है, जी, तो वो भी हमें अलर्ट नजर आते हैं सही। और एक सिस्टम एक चल पड़ता है फिर। तो ये यकीनन मैं समझता हूँ माजी से लेकर अब तक हमें ये चीज़ नज़र आई है। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर किरदार नज़र आया हमें फ़ौज का। सही, बिल्कुल ठीक है। मैं सलमान नकवी साहब आपकी तरफ आऊँ। अगर हम बात करें, चूँकि ज़ाहिर है आज़म इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट एसोसिएटेड अगर हम बात करें, तमाम तर वो चैलेंजेस जो कि बिज़नेस कम्युनिटी भी देख रही है, फिर उसके बाद अवाम जिन चैलेंज से गुजर रही है, फिर उसके बाद हुकूमतों को बहुत सारे चैलेंजेस दरकार हैं कि जब हम देख रहे हैं उसका सामना है। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि जिस तरह की काविशें रही हैं पाक अफवाज की, और SAFC मुँह बोलता सबूत भी है इस तमाम तर सिचुएशन के, चाहे वो मुआशी फ्रंट हो और फिर अब सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए अज़्म इस्तेहकाम। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल SIFC का आपने जिक्र करा है और मौजूदा हुकूमत को भी इसमें रखा जाए, क्योंकि ये तकरीबन 1-1.5 साल से ये हुकूमत ही जी चल रही है। बीच में इलेक्शन आया, गैप आ गया था, लेकिन उससे कबल भी यही सेटअप तकरीबन आलमोस्ट था, शहबाज शरीफ साहब और SIFC। आप सिर्फ 1 साल या 1.5 साल के माजी में चले जाएं, जून 2023, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया था, करेंसी डिप्रिशिएट कर रही थी, 300 से ऊपर डॉलर था, इन्फ्लेशन जो 40% पर चला गया था, और अफवाहें फैलाई जा रही थी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उस वक्त SIFC और मौजूदा टीम की जो सख्त मेहनतें थीं, और जिसकी वजह से पहला पैकेज IMF का जो है जी जून 2023 में साइन हुआ, और जिसके बाद पाकिस्तान ने टेक ऑफ करना शुरू किया, हमारी मईशत ने टेक ऑफ करना शुरू किया। इन लोगों की अनथक मेहनत थी, ये इनका किरदार था, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पोजीशन जिस स्टेज पर हम खड़े हुए हैं, इस वक्त पाकिस्तान के रिज़र्व मोर देन तकरीबन $14.5 अरब से भी ज़्यादा, $15 अरब को टोटल रिज़र्व हमारे आज टच कर रहे हैं, जो जाहिर करते हैं कि कम से कम 2 महीने से भी ज़्यादा का इंपोर्ट कवर हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जबकि उन दिनों में 1 हफ्ते का भी नहीं होता जी जी था। और ये आइडियल पोजीशन बनती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज इन्फ्लेशन जो है वो 12% पर आ गया, जो उस वक्त 40% पर था। आज करेंसी भी स्टेबल है, आज एक्सपोर्ट्स में इजाफा है, आज हमारा
करंट अकाउंट कंट्रोल में है, हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है श्रिंक करता जा रहा है। जी हमारे यहाँ सिर्फ डिविडेंड रिपैट्रिएशन $900 मिलियन की मई के महीने में हुई, ये हाईएस्ट, यानी फॉरेनर्स यहाँ से कमा के पैसा लेकर गए डॉलर टर्म्स में, बड़ी बात है। वरना जी जी एक वक्त में ये बिल्कुल जो है मुमकिन नहीं था, और इस तरह तकरीबन पूरे साल से मोर देन तकरीबन $2 बिलियन की डिविडेंड रिपैट्रिएशन हो जाएगी अब जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। जी जी तो ये सारी चीज़ें जाहिर कर रही हैं 14 अरब तकरीबन $140 मिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक मार्केट में है। तो ये सारी चीज़ें जो फिगर्स में दे रहा हूँ, लातादाद फिगर्स हैं, बहुत सारे फिगर्स हैं, तो ये सारी SIFC की मेहनत, सारी इस मौजूदा टीम की अनथक मेहनत जो इन्होंने लोकल जो बिजनेस के फ्रंट पे और उसके साथ साथ जो है फॉरेन अफेयर्स में इन्होंने जाके जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाए, चाइना से, सऊदीया से, UAE से, कुवैत से, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, अरबों डॉलर के MOU साइन हुए हैं। ये सारी चीज़ें जाहिर कर रही हैं कि अनथक मेहनत के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफ़ॉल्ट से काफ़ी दूर हैं, और सारे मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। और अभी इंशाल्लाह जैसे आइंदा आने वाले दिनों में जैसे कि IMF के पैकेज की बात हो रही है, और वो साइन जब हो जाएगा तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुकम्मल सेफ भी हो जाएगा और एक इकोनॉमिक बेहतरी की तरफ चला जाएगा। इनके बहुत सारी चीज़ें, प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें आप मेरे ख्याल जाए बगैर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे, राइट, पॉइंट वेल टेकन। मैं खुर्शीद साहब आपकी तरफ आऊँ, एक और बड़ी अहम सिचुएशन की तरफ निशानदाही की गई इस पूरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था, उसमें हमने देखा कि डिजिटल दहशतगर्दी की बात की गई और इदारों के खिलाफ साजिश। हम देख रहे हैं कि एक तवील मुद्दत से एक मखसूस ख़ास जमात की तरफ से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, जिसमें हमारे जो डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं या फिर लीडर्स हैं, उनकी बात की गई। आर्मी चीफ साहब हम देख रहे हैं कि बड़ी मुनज़्ज़म शख्सियत है, उन्होंने फिर भी उस तरह प्रोएक्टिव, जिस तरह रिएक्टिव एक स्टेटमेंट आती थी या अंदाज़ था, वो नहीं अपनाया कभी भी। आपको नहीं लगता कि इस तरह के तमाम तर काविशों से पूरी कौम जो है वो डिग्रेड होती है कहीं ना कहीं, और फिर इस तरह के एलिमेंट से निपटना हम सबकी फ़र्ज़, हम सबकी जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये देखें, फ़ौज या उसके जो दीगर इदारे हैं उनकी नज़र होती है जी जी पूरे मुल्क के जितने मामलात हैं हर तरफ होती है, और सियासतदान आज़ाद हैं, अपनी सियासत करते हैं, और जमहूरी निज़ाम मुल्क में नाफिज है। जी असल में मसला ये है कि जो डिजिटल मीडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बेकाबू हो चुका है। और वहाँ पे एक तो जैसे आपने बात की कि एक सियासी जमात ने एक बाकायदे वहाँ पे ग्रुप बनाए हुए हैं, और उसके तहत जो टारगेट पे हो जाती है। जी और देखिए, सियासतदान तो असम्बली में भी तनकीद कर सकते हैं, हुकूमत में तनकीद तो हो सकती है, उसकी तो गुंजाइश है, आप असम्बली में कर सकते हैं, वैसे भी अच्छे अल्फाज में उनको एक गाइडलाइन भी दे सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। लेकिन अवाम की नेगेटिव ज़हनसाज़ी करना, लेकिन ये जो है, ये जो प्लांटेड किस्म की जब चीज़ होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है, तो वो आ चुकी है। अच्छा, क्योंकि अब डिजिटल का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, सब उधर आज़ाद हैं, जिसको आमतौर पर कहते हैं मादर पिदर आज़ादी हासिल कर चुके हैं, फिर उसको मिसयूज़ करते हैं। तो मिसयूज़ करने से जो आम शहरी है, जो आम देखने वाला है, जो फेसबुक देखता है या ट्विटर देखता है कोई भी, तो उस पर नेगेटिव असर आ जाते हैं। तो वो मैं समझता हूँ इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है, और चेक बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। ये एक बड़े असर से हो रहा है। हमने देखा है कि जो कुछ डिजिटल मीडिया पे आता है, या जो जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं आमतौर पर, वो उसके असरात जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं, पता चल जाता है। एक बाक़ी मुहिम चलती है। जी जी तो अब मुहिम ऐसे नहीं चलती है ना। अगर मैं सिंगल बंदा बैठा हूँ फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, तो मैं तो अपनी बात करूँगा कि मेरे साथ हुआ या ज़्यादा से ज़्यादा एक मशवरा दे दूँगा। लेकिन जो प्लांटेड किस्म की चीज़ें जो मुतबादल तौर पे आती हैं, एक के पीछे दूसरी, उसके पास तीसरी, फिर उसका फॉलोअप, सोची समझी साजिश, फॉलोअप जो होता है वो सब प्लांटेड है। तो ज़ाहिर वो टारगेट भी जाना चाहते हैं। अब उससे ज़ाहिर है कि हमारी सियासत पे असर पड़ता है, इदारों पर असर पड़ता है, लोग देखते, उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। अब उसके तरीक़ार क्या है ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। और हुकूमतें इस पे काम भी कर रही हैं। जिस तरह हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, सबसे पहले उन्होंने जो बिल था उसको भी असम्बली के सामने पेश किया, बहुत अच्छी डिबेट रही। उस पर हमने देखा कि जिस तरह रोकथाम की जाए गलत इस्तेमाल की सोशल मीडिया की खास तौर पे, तो इस पर भी काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर जब अगर इसकी रोकथाम नहीं होगी तो यकीन आप देख रहे हैं कि लोग मिसगाइड हो जाते हैं। जी, और न सिर्फ यहाँ पे, और क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया है ये, तो दुनिया भर में भी इसकी रसवाई होती है, दुनिया भर में लोग सोचते हैं कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ। राइट, बिल्कुल इस चीज़ का रोकना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। मैं अब सलमान साहब इसी पॉइंट को आपकी तरफ लेके आऊँगा
गलत बात फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को तूल देना, या फिर बिना सोचे समझे फैक्ट्स और फिगर्स से मैनिपुलेट करके उनको पुराने फैक्ट्स एंड फिगर्स बता के और फिर इस तरह आवाम की जहन साजी करना, आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है? चाहे वो कोई भी शख्स हो या बिज़नेस कम्युनिटी हो, कोई इदारा हो, एक नेगेटिविटी की फ़िज़ा कायम होती है, और इससे दूर रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो जिस इस्तेहकाम की हम बात कर रहे हैं वो इसके बगैर तो नहीं आ सकता। क्या कहेंगे इस सवाल से? देखिए जी, सियासत और रियासत दो चीज़ें हैं। सियासत बचाने के लिए रियासत पर हमला करना, ये बड़े अफसोस की बात है। राइट जी। आप सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए एक मखसूस पार्टी मुसलसल जो है रियासत पर हमले कर रही है, इदारों पर हमले कर रही है। वो देख नहीं रही कि इस वक्त किस सूरत हाल में किस तरीके से हुकूमत और SIFC मिलकर जो है इस वक्त मईशत को जी कंट्रोल किया है। कितनी हम कहाँ से कहाँ उठ कर आए, जिसकी डिटेल अभी मैं आपको बता चुका हूँ। इनका अंदाज़ा भी नहीं है हम कहाँ चले गए जी। थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेबल पोजीशन में हैं। कभी IMF को फ़ोन करा जाता है कि पैकेज ना दें, कभी अमेरिकन कांग्रेस के लोगों को प्रेशराइज करा जाता है, प्रेशर डाला जाता है, दोस्तियाँ निकाली जाती हैं कि भाई आप पाबंदियाँ लगाएं, स्टेटमेंट दें, हुकूमत को यहाँ पर जो है प्रेशराइज करें, उनके काम में रुकावट बने। यही वो लोग थे जो उस वक्त आज से साल डेढ़ साल पहले अमेरिका के खिलाफ बातें करते थे, अमेरिकन कांग्रेस के खिलाफ बातें करते थे। आज उनसे ही सपोर्ट मांग रहे हैं, उनसे ही वो कर रहे हैं। और उनका जब शुक्रिया भी यहाँ अदा से किया जा रहा है। शुक्रिया अदा कराया जाए, जब यहाँ पर उनके खिलाफ करारदाद बात हुई तो उसकी हिमायत नहीं कर रहे हैं। ये कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना तजाद है, कितनी मुनाफिकत है, हद होती। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इस तरह की सियासत करना ये बड़ी कतई, आप सियासत करें, आपका हक़ है, आप जमहूरी तरीके से करें, आप एहतजाज करें, आप अपनी जो भी ग्रीवियंसेस है उसको तरीके से करें। खुद असम्बलियाँ तोड़ी, खुद असम्बलियाँ छोड़ी, खुद इलेक्शन से अजीब तरीके से जो है वो काम कराए, और उसके बाद जो है वो उनका एक मकसद होता है कि मीडिया पे किसी भी तरीके से जो है ना आप नेगेटिविटी और मजलूम बन के उसको आते रहें ताकि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बरकरार है। बस इसके अलावा इनके पास और कोई स्ट्रेंथ नहीं है। इसी चीज़ को, इसी हथियार को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से हमारा जो प्राइवेट चैनल है वो हाईलाइट ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को करता है, और जिसका बराह रास्त असर हमारी मईशत पे हो रहा है। तकरीबन इन हरकतों की वजह से अरबों डॉलर पाकिस्तान से कैपिटल फ्लाई कर चुका है। लाखों लोग जो हैं यहाँ से दुबई और बाहर के ममालिक में जो है हमारे इन्वेस्टर जो हैं वो जा चुके हैं, डरते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट मीडिया चैनल को देखते हैं, इनकी बातें सुनते हैं और अपनी तरफ से नतीजा अखज़ करके जो है वो चले जाते हैं। ये बड़ा गलत तरीका है। मैं समझता हूँ सियासत को रियासत पे फ़ौक़ियत नहीं देनी चाहिए। पहले रियासत है, उसके बाद आप सियासत करें और हुब्बुल वतनी की सियासत करें। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से आपने इसको हाईलाइट किया। खुर्शीद साहब, एक और बड़ा अहम वो है न्यूज़ बाइट है जिस पर मैं इशारा करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा। टैक्स चोरी में मुलविस अफसरों, एहलकारों को सज़ा दी जाएगी। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। आवाम के पैसों पर डाका डालने वालों को मुआफ़ नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का ऐसा कहना है। अच्छा, साथ साथ हमने देखा कि अक्सर जब पहले अदवार में पुराने दौर हम देखें सियासत के, उसमें हमेशा अगर मुल्क के सरबराहान इशारा करते थे तो आवाम को कहते थे कि टैक्स चोरी में जो मुलविस आवाम है या दीगर जो लोग हैं उनकी तरफ इशारा किया जाता था, लेकिन टैक्स चोरी में मुलविस अफसरों और अहलकारों को सज़ा दी जाएगी। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है जो हमें देखती है कि खुद एहतसाबी यानी इदारों के अंदर कि जो इस तरह के लूप होल्स हैं उनकी तरफ इशारा किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और बड़ा क्लियर अंदाज से उनको कहा है कि हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। क्या कहते हैं सब? इसमें कुछ कार्रवाई हुई भी है, कुछ जी जी, वो 12 अफसरान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, तो अच्छी बात है। देखिए, टैक्स जो है एक बुनियादी चीज़ है जी। टैक्स पे आपका मुल्क चल रहा है, और टैक्स उस वक्त लोग और भी दिल से देंगे, दिलचस्पी देंगे जब उनको पता होगा तो हमारा टैक्स जो है शफाफ निज़ाम की तरफ जा रहा है और सही इस्तेमाल हो रहा है उसका। सही सही। अब हमने देखा है, अफसोसनाक बात है तो कि जो बच्चा पैदा होता है उसके वालिदैन पहले सोचना शुरू कर देते हैं यार इसको कस्टम में भेजें या टैक्स अफसर बना दें या पुलिस में भेजें, FI में भेजें। उनको पता होता है कि भाई इधर जाएगा तो कुछ ना कुछ जो है वो कमा के लाएगा। एक कल्चर, एक सोच बन गई, एक कल्चर बन गया। सही। तो अब उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। चेक बैलेंस के बगैर आपके मामला नहीं चलेंगे। ठीक है। और क्योंकि ये तो अहम शोबा है टैक्स का, जी जी, जहाँ से सारे मामला चलते हैं, तो उधर जब आप दिलचस्पी लेंगे, उधर कार्रवाई करेंगे, उसका निज़ाम बेहतर होगा तो यकीन आपका टैक्स बचेगा और उसके बाद फिर वो मुल्क और कौम पे खर्च होगा। जी जी। लेकिन उसमें ये गड़बड़ है। अच्छा, असल में मसला ये है सारा प्लांटेड होता है। नीचे किसी अफसर में हिम्मत नहीं होती कि टैक्स चोरी करे या रुश्वत ले या कुछ करे।
जब तक उसके ऊपर से उसको ओके नहीं मिलता। सही। तो ये सारा एक प्लांटेड होता है। जी जी। तो उस पे रोकथाम, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की इस तरह तवज्जो गई है, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर इस पे आप कंट्रोल करते हैं तो आपको अच्छा खासा जो है मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा। और फिर दूसरी बात कि लोग दिलचस्पी मिलेंगे। अगर मुझे पता है कि मेरा टैक्स जो है सही इस्तेमाल हो रहा है जी जी। और कौम पे लग रहा है, मुल्क पे लग रहा है, तो ज़ाहिर है कि एक कल्चर बनता है। फिर टैक्स देने वालों का कल्चर बन जाएगा बिल्कुल ठीक साथ साथ, अगर आप इसमें चेक बैलेंस करते हैं राइट तो राइट। बहुत ज़रूरी है वो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी पॉइंट को सलमान भाई मैं आपकी तरफ लेके आऊँ कि जब बात में हम देखते हैं कि माजी में भी जाएं तो हमेशा आवाम की तरफ तो तनकीद रहती थी, इदारों की तरफ से भी या हुकूमती हलकों की तरफ से, लेकिन पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैंने देखा है कि बड़ा अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा जी अंदर से सफाई करना बहुत ज़रूरी है और जो आवाम का पैसा उस पर डाका नहीं डालने देंगे, आवाम की जो हार्ड कोर टैक्स का पैसा है उस पर डाका नहीं डालने देंगे। कितना खुशाइन समझते हैं? लगभग 12 से ज़्यादा जो अफसरान थे उनके खिलाफ तो पहले ही एक्शन ले लिया गया है। क्या समझते हैं, कितना खुशाइंद है? देखिए, बड़ा ही एक ज़रूरी ये सिलसिला है और ये होना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर इस सिलसिले में काफ़ी काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अरसा कबल जो है FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की भी हिदायत की है। FBR जो कि बुनियादी हमारा इदारा है टैक्स कलेक्शन का, और अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि कम अज़ कम 3 ट्रिलियन रुपीज़ की जो है पर एनम जो है कम अज़ कम लीकेजेस हैं बिकॉज ऑफ करप्शन और मुख्तलिफ नाअहलियत की वजह से, जो कि वो टैक्स जो बग़ैर टैक्स लगाए हमें मिल सकता है वो इन लोगों की वजह से जो है ज़ाया होता है और मुल्क ठीक को है। नुकसान जी पहुँचता जी। है। उसके बाद हम हैवी टैक्सेशन दूसरे सेक्टर्स पे कर देते हैं, प्रॉफिटेबल इदारों पर टैक्स लग जाता है। इसकी वजह से, इन लोगों की इस हरकत की वजह से, अगर हम सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है और ये होना चाहिए और उस पर अमल भी कर रहे हैं कि सिर्फ इन इदारों की ओवरहॉलिंग कर लें, उनको सही तरीके से जो है ख़ास तौर पे FBR जिसमें सर फहरिस्त है उसकी जिस तरीके से आजकल काम हो रहा है, जिस जी तरीके जी। से उसमें तब्दीलियाँ लेकर आ रही हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है, उसको कर लें तो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का टैक्स बग़ैर टैक्स लगाए जो है वो पाकिस्तान को मिल सकता है, जिसकी इस वक्त हमें हमारे यहाँ जो फिस्कल डेफिसिट है वो सबसे बड़ा हमारा मसला होता है पाकिस्तान का जी। हमेशा से और है। तो कितना फ़र्क पड़ सकता है, हमारा जो रेवेन्यू अब 13 ट्रिलियन रुपीस का रखा गया, हो सकता है ये हम 20 ट्रिलियन तक वैसे ही ले जाएं सही। सिर्फ इन लोगों को इन सही रिफॉर्म्स की करने के वजह से। बाद। सही। तो मैं समझता हूँ कि इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत को और शहबाज शरीफ साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो सही सिमत में जो है कदम उठा रहे सही। जी जी। हैं और इन इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग करें, प्रोफेशनल्स इसमें लेकर आएँ, इन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, तो इससे हमारी मैशत को काफ़ी अच्छा, एक छोटा सा इसी तनाजुर में सवाल, क्योंकि बिजनेस रिफॉर्म्स की अगर ये टैक्स रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से तो ये इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है। पहली बार हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एहतसाब का एक अमल जो है वो हुआ है। इससे जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था जो माजी में हमने देखा था, बिजनेस कम्युनिटी या फिर जो इम्पोर्टर्स थे या एक्सपोर्टर्स थे या फिर जो इन्वेस्टर्स थे, उनमें एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट था, वो घबरा रहे थे कारोबार। उसमें कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका? बहुत ज़्यादा। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मैं समझता हूँ यही बुनियादी एक मसला है। जी। इस चीज़ का एडवांटेज हमेशा से ये इदारे लेते रहे हैं। जनरल सेल्स टैक्स जो है वो हुकूमत के ख़जाने में जाता ही नहीं है, वो पहले निगोशिएट होकर इन लोगों की जेबों में चले जाता है। जो हमारे बहुत सारे जो करप्ट कारोबारी हजरात हैं वो टैक्स आवाम से वसूल करते हैं सारा और उसके बाद आपस में बंटवारा कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उसको नुकसान भी होता है, उसको जो सहूलियात मिलनी चाहिए और उसको दिलाजारी मिल का भी भी नहीं एक पाती, दिलाजारी फैक्टर है। होती जी है। जी। सही। फिर एक टैक्स ना देने का रुझान जो है ना वो पैदा होता है, टैक्स से बचने का रुझान जी पैदा जी। होता है और मजबूर होकर वो भी जो है इन करप्शन में जाके इन्वॉल्व हो जाता है, सोचता है कि मैं क्यों ना मैं बजाय मैं पूरा टैक्स दूँ, थोड़ा सा दे के जो है मैं अपना काम निकालता रहूँ, ये हो रहा है। तो यकीनन इन चीज़ों की बीचकुनी होना चाहिए। हम जिस स्टेज पे हमारी मईशत पहुंच चुकी है, जिस स्टेज पे हमारा इस वक्त मुल्क है, जो चैलेंजिंग सूरत हाल इस वक्त मईशत के हमारे हैं, मैं समझता हूँ कि ये सही वक्त है कि इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर जो है कंट्रोल करा जाए, राइट पढ़ा जाए। राइट। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट वेल टेकन। मैं 2-3 अहम स्टोरीज़ हैं, अब टाइम हमारे पास कम है। नवाज शरीफ साहब मुहर्रम हराम के बाद मुल्क गिर दौरे करेंगे और पार्टी मुनज़्ज़म करेंगे। हमने देखा कि जिस तरह की लीडरशिप नवाज शरीफ साहब की रही, 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फिर उसके बाद मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें उन्होंने अपने छोटे भाई को एम्पावर करते हुए प्राइम मिनिस्टर बनाया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि भरपूर सपोर्ट देंगे, साथ साथ उन्होंने सबको मिल बैठने की दावत भी दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी APC
को अनाउंस भी किया है तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेश पे बिठाने के लिए, ताकि मुल्क के लिए बात की जाए। कितना खुशाइन समझते हैं, और फिर जिस तरह नवाज शरीफ साहब का किरदार रहा है मौजूदा दौर में, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब का माजी में बड़ा अहम किरदार रहा जी। है, और उनकी हुकूमत के दौरान जो है काफ़ी अच्छे से मोटरवे सिस्टम मुतारफ उन्होंने कराया। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें जो उनके क्रेडिट में आती हैं। न्यूक्लियर धमाके हैं, तमाम हाँ, तर और बहुत सारी चीज़ें चीज़ें हैं जी, आती हैं, बहुत से लेकिन क्रेडिट्स आते हैं। हाँ, लेकिन देखिए इस वक्त भी वो हुकूमत से बाहर बैठे हैं। जी। लेकिन आम तासुर लोगों में यही है कि उनके मशवरे उनमें शामिल उनकी होते हैं। सरपरस्ती है, बिल्कुल। सरपरस्ती भी जी जी, तो सरपरस्ती तो फितरी तो होगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन मशवरे भी उनके चलते हैं कि जी, भाई किस जी। तरह से जो मामला चलाए जा सकते हैं। तो ये सलाहियतें उनके अंदर मौजूद हैं, और ज़ाहिर है कि ये सियासत तब चलती है जब उनकी पार्टी मजबूत होती है। तो यकीनन हर सियासी पार्टी की कोशिश होती है कि उनकी पार्टी की जड़ें जो आवाम में हों, और क्योंकि जमहूरियत मुल्क में फिर इलेक्शन होने हैं, तो ज़ाहिर उसकी तैयारी भी हर जमात को जी जी, करनी होती है, करते हैं। तो ज़ाहिर इसका सिलसिला मैं समझता हूँ। तो इससे मुस्लिम लीग जो है यकीनन मजबूत होगी, और जब आप लोगों के दरवाज़ों पे जाके दस्तक देते हैं, तो लोग फिर ज़ाहिर है कि आपकी सपोर्ट भी करते हैं, और आपको सुनते भी हैं, और आपके साथ चलते भी हैं। तो बहुत ज़रूरी है, इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अहम दौरा है उनका। तो यकीनन के असरात हमें नज़र आएंगे, बाद में भी आएंगे, और हर सियासी पार्टी का ये किरदार होता है। तो नवाज शरीफ अगर सरगर्म हो जाते हैं, तो बीच में वो कुछ सरगर्म नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हम भी ये समझते हैं, आम लोग भी ये समझते हैं कि उनकी सरपरस्ती हासिल है हुकूमत को, उनके मशवरे शामिल हैं। और ज़ाहिर है कि पंजाब में मरीम नवाज साहबा बैठी हैं, उनकी बेटी है, वज़ीर आज़म उनके भाई हैं, यकीनन एक बड़ा सूबा है। तो वहाँ तो हमें इक़दाम नज़र आ भी रहे हैं और आएंगे भी, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनकी बेटी बैठी है एज ए वज़ीर आला, उधर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं। बाकी सूबों में ज़ाहिर है कि कहीं मखलूत हुकूमत है, कहीं किस तरह से, तो वहाँ शायद उनके बराह रास्त कोई हुकूमत चले। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के केयर ऑफ जब फैसले होंगे, तो यकीनन उस पर अमल भी होगा, और उस पर हमें यकीन है कि वो बेहतरीन अंदाज से जो फैसले होंगे और आवाम के हक में होंगे। जी बिल्कुल सही। सलमान साहब, नवाज शरीफ साहब की बात करें तो हम देखा है कि नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज साहिबा हों, इस वक्त हम देख रहे हैं कि नून लीग की जो सियासत है, डेफिनेटली वो एक कुछ इस तरह के फैसले उन्होंने किए कि जिसमें बराह रास्त आवाम की बात की गई है, रिलीफ की बात की गई है। फिर उसके बाद पीडीएम गवर्नमेंट को भी अगर देखते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे हुकूमत के सामने, और नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती उस गवर्नमेंट को भी रही। कुछ चीज़ों में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए, यानी इस सिलसिला उन्होंने गाइड करने की कोशिश भी की। तो यकीन ये गाइडेंस कितनी ज़रूरी है पार्टी सरबराह की तरफ से, जिस तरह हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा बड़ा ऑनर करते हैं तमाम तर फैसले जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लेते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना खुशाइंद है। और फिर उसके बाद जिस तरह पीडीएम गवर्नमेंट में ये बात भी हुई थी कि जी पार्टी नहीं देख रहे, हम सियासत को नहीं देख रहे, हम मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं, ये कितना खुशाइन था। और इस तमाम तर सिचुएशन में अब मुस्लिम लीग नून को कहाँ देखते हैं आप? लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ का आपने जिक्र करा है कि बड़ा अच्छा ब्रांड है, और मैं समझता हूँ 2017 का ज़माना हमें याद है कि जिस वक्त हमारे मुल्क की मईशत जो है वो पीक पर थी, तारीख की बुलंदियों पर, डेफिनेटली कोई दो राय नहीं थी। हमारी जीडीपी, हमारा इन्फ्लेशन 3% पर था, आलमी इदारे तारीफ कर रहे थे, 6% बिल्कुल थी, जी जी ऐसे। और रिजर्व हमारे बड़े शानदार थे। हमने IMF को खैर बात कह दिया था। हमारे यहाँ जो शॉपिंग इदारे हैं वो 24-24 घंटे शॉपिंग करते थे, आवाम का रश होता था। हाईएस्ट एवर शॉपिंग जो है रमज़ानों में उस ज़माने में तकरीबन 1100 अरब रुपए की हुई थी, और ईद और बकरीद के ज़माने में। और अब जो हुई थी एक साल पहले वो तकरीबन 300-400 अरब रुपये। कितना फ़र्क पड़ गया। उस वक्त के 1100 अरब रुपये तो आजकल की शायद 4000 अरब रुपए के बराबर है। ये जाहिर करता है कि किस कदर खुशहाली। तो एक ब्रांड नेम है नवाज शरीफ, और मैं समझता हूँ उन्हें आना ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा इस वक्त पंजाब में काम करें, हम देखें डेली वो अवामी इशूज़ पर होती हैं, अवाम के दरमियान, और हमें वही नवाज शरीफ साहब की झलक दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही, अवाम की बात कर रही होती हैं। कोई सियासी, कोई फ़ोटो सेशन के लिए नहीं, कोई सियासत के लिए नहीं, वो कोई मुकदमात को डिफेंड नहीं करें, प्योरली आवाम की खिदमत के लिए वो ग्राउंड पर होते हैं, जिसकी इस वक्त आवाम को ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। और यही नवाज शरीफ का हमेशा से विजन रहा है। और जब भी नवाज शरीफ साहब
आते हैं सियासत में, हमारा मुल्क तरक्की करता है, हमारी मईशत उड़ जाती है, हमारे लोगों को रोज़गार मिलता है, खुशहाली आती है, कारोबार चलता है। तो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब जितने ज़्यादा एक्टिव, मेरी गुजारिश होगी इस प्रोग्राम की तरफ उससे कि जिस कदर ज़्यादा वो एक्टिव हों, जितना वो अवाम में आए, जैसे उनकी प्लानिंग आप बता रहे हैं, अल्लाह करे ऐसे ही वो करें, तो मैं समझता हूँ इससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, अवाम में एक एतमाद पैदा होगा और अवाम को ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्विकली एक आखिरी बड़ा अहम मुद्दा है, एक मिनट बाकी है हमारे पास। कंजर्वेटिव्स को इब्रतनाक शिकस्त यूके इलेक्शंस की अगर बात करें, और साथ साथ लेबर पार्टी की शानदार फतह बरतानिया में हम देख रहे हैं कि ये डेफिनेटली बहुत बड़ा अपसेट भी माना जा रहा है। जिस तरह हम देख रहे हैं 14 साल से कंजर्वेटिव्स की हुकूमत थी और फिर ऋषि सुनाक काम भी अच्छा कर रहे थे बतौर अवाम के, लेकिन फिर उसके बाद ये क्या फैक्टर्स हैं कि जिस तरह अवाम ने ट्रस्ट नहीं किया इस तमाम तर इसी को जमहूरियत कहते हैं। जी। लोग नज़र रखते हैं और जब उनको मौका मिलता है तो वोट के ज़रिए जो है वो अपना अपना इजहार करते हैं। बिल्कुल यही है जी, बिल्कुल सही। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? अब जो आने वाले वज़ीर आज़म होंगे उस वो किस तरह के इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? मेरा अंदाज़ा है कि ये जो ऐसे जो ममालिक होते हैं उनकी पॉलिसियाँ एक ही होती हैं, वो चाहे खारजा पॉलिसी हो दाखिला, उसमें फौरी इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो सही। उसमें अगर तब्दीली करेंगे भी तो रफ्तार स्लोली एंड ग्रेजुअली तब्दीली होगी। बिल्कुल सही, पॉइंट वेल टेकन। सर आपकी तरफ ये लेके आऊँ तो क्या कहेंगे? देखें जी, ये बड़ा ज़बरदस्त ये चेंज है और एक ही चीज़ है बस, इन्फ्लेशन, महंगाई। हाँ, जिसका बहुत ज़्यादा सामना है दिस इज़ द ओनली बरतानिया में भी। आप देखें यही होता है, पूरी दुनिया को फॉलो करना चाहिए कि यही हमारी जो सियासी पार्टियां नेगेटिविटी फैलाती हैं अपने दौर में भी, अब भी उनको सबक सीखना चाहिए कि देखें मईशत अच्छी होगी, महंगाई कंट्रोल में होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपकी हुकूमत चलेगी, आपकी हुकूमत आगे जाएगी। ये देखें ये कितनी बड़ी एक चेंज आई है बरतानिया में। इससे कबल भी एक प्राइम मिनिस्टर थी जो शायद 3 महीने बाद ही छोड़ के चली गई थी महंगाई की वजह से। जी जी। तो ये बुनियादी नुक्ता है, महंगाई है जो दुनिया फेस कर रही है, हमारा मुल्क भी वही फेस कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल करा गया। और इससे हमारे सियासतदानों को, हमारी सियासी पार्टी को सबक लेना चाहिए कि अभी टारगेट सिर्फ और सिर्फ मईशत होना चाहिए। राइट, बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कैंसर को किस तरह बेहतर अंदाज से ट्रीट किया जा सकता है। कीप वॉचिंग डिबेट एट। अपने आप को धोखाधड़ी से बचाएं। किसी भी ऐसी नामालूम कॉल, मैसेज या ईमेल का जवाब ना दें जो आपसे रकम का मुतालबा करे, किसी कोड की मालूमात मांगे या किसी लिंक पर क्लिक करने की सूरत में इनाम का लालच दे। ये एक धोखा है। फौरन अपने सर्विस फ्राहम कुनंदा की हेल्पलाइन पर इस मुश्तबा नंबर की रिपोर्ट करें या पीटीए की हेल्पलाइन 0800550555 पर कॉल करें। धोखाधड़ी का शिकार होने की सूरत में नेशनल सेंटर फॉर साइबर क्राइम FIA की हेल्पलाइन 05191106384 पर शिकायत दर्ज करवाएं। मोहतात रहें, महफूज रहें।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमने अनाउंस किया था कि कैंसर को आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू किस तरह ट्रीट किया जा सकता है, तरीक़ाकार के साथ किस तरह ट्रीट किया जा सकता है। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उनका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर नासिर नज़ाका साहब पहले भी तशरीफ़ लाए थे, लेकिन एक तवील मुद्दत के बाद अब दोबारा मुलाकात हो रही है। आयुर्वेदिक चार्जर भी हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैंसर वैसे तो बज़ाहिर एक जनरल परसेप्शन है कि बिल्कुल ट्रीटेबल नहीं है, एक स्टेज मखसूस स्टेज के बाद ट्रीट नहीं किया जा सकता उसे, और फिर उसके बाद जानलेवा मर्ज़ भी है। मूजी मर्ज़ होने के साथ साथ बहुत मुश्किल सूरत हाल पेशेंट के लिए क्रिएट हो जाती है, मेंटली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है पेशेंट का। तो इसे किस तरह ट्रीट किया जा सकता है? आपकी हमने काफ़ी सारी ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो कि मुकम्मल हील भी हुए हैं इस तरीक़ाकार के थ्रू, तो ज़रा रोशनी डालिएगा इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाब साहब आपका बहुत शुक्रिया कि हुमैर साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया 1 साल के बाद, 1 साल कुछ दिन के बाद। ये मैंने पहुंचा दिया आपका जो बहरहाल रिजर्वेशन, मगर आपको तो जल्दी जल्दी बुलाना चाहिए, क्योंकि जी हमारे मुल्क में क्या दुनिया में कैंसर बहुत फैल रहा है। ठीक है, और मैं इस टीवी के हवाले से बताना चाहता हूँ, कैंसर कोई मर्ज नहीं है, ये दिल और दिमाग बिठा ले। कैंसर से आदमी कभी नहीं मर सकता, ना मरता है, ना मरा है, ना मरेगा कैंसर से आज तक नहीं। मगर कैंसर का इलाज से मरता है, बस ये समझ लीजिए। कैंसर से कोई नहीं मरता, क्योंकि हमारे बॉडी जो है इसमें बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े डॉक्टर्स और सब चीज़ मौजूद है इसमें, वो खुद ही हील करती है। बहरहाल आयुर्वेदिक में इसका इलाज है, एलोपैथिक में या किसी और में इसका इलाज नहीं है। बहरहाल मैं तो अपनी ज़िंदगी इसी में गुजार दिया हूँ। आई एम 97 ईयर्स ओल्ड मैन। माशाल्लाह। जी जी। और मैं समझ लीजिए 9 साल की उम्र से कर रहा हूँ, तो आपको अंदाज हो गया कितना तजुर्बा है। जी जी जी। आज तो हम इसे कैंसर बोलते हैं। आज ये अभी MBBS को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 100 साल भी नहीं हुए MBBS को आके। पहले MBBS नहीं था और पहले ये कैंसर नहीं बोला जाता था। जी। आज हम कैंसर बोल रहे हैं, इससे पहले कैंसर नहीं बोलता। मैं उन डॉक्टरों से, उन लोगों से पूछता हूँ इससे पहले क्या बोला जाता था, तो नोबडी नोज, वो भी नहीं जानता। बहरहाल इसको पहले राजफोड़ा बोला जाता था, जी। अब हम इसे कैंसर बोलते हैं। पहले MBBS में था, RMP, LMP, RA, LA ये सब थी डिग्री। वो उस वक्त के डॉक्टर बहुत ज़्यादा होशियार थे। आपको इस टीवी के हवाले से बता रहा हूँ, बहुत होशियार थे। और आज का तो मैं नहीं बोल सकता, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ। जब बकरा हम 8 आने के लेते थे, सही, फिर बाद में 1 रुपए का हुआ, वो मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। जी जी। आज 1 लाख का लेते हैं, आज 1 लाख का लेते हैं, 1 लाख से ज़्यादा का लेते हैं। बहरहाल जी अभी जी जो तनख्वाहें हैं जिस हिसाब से जी, उस वक्त एक टीचर की, एक आम क्लर्क की या एक 10 रुपये तनख्वाह हुआ करती थी, और किसी 20 ग्रेड 18 ग्रेड के ऑफिसर की जी जी 40 रुपया हुआ करती। बिल्कुल सही। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त कैंसर को राजफोड़ा बोलते थे, राजफोड़ा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसके इलाज पे अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो ज़रा ये बताएं कि इस तरीक़ेकार के तहत इलाज किस तरह किया जाता है, फिर उसके बाद कितना वक्त लग सकता है, स्टेजेस पे भी ज़रा बताएं कि कौन सी स्टेज पे रब्ता कर लिया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि लोगों को अंदाज नहीं लगता है कि ये कैंसर है, क्योंकि डॉक्टर लोग सिवाय बायोप्सी, और आपने बायोप्सी कराया इसका मतलब आपने कैंसर को छेड़ दिया। सही। इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, लोग समझ जाएं कि आपके घर के ऊपर ये झाड़ है, ये घर के सामने झाड़ है, उसमें शहद की मक्खी ने छत्ता बनाया हूँ, ठीक है ना। आपने उसे लकड़ी मार दिया तो वो क्या होगा, पूरे इलाके में फैल जाएगी। जी जी। स्टिंग करेगी, डंक मारेगी,
तंग करे, बिल्कुल ऐसे। यानी इधर उधर कोई वो नहीं। एग्जैक्टली द सेम थिंग एक जगह एक्यूमुलेट किया हुआ है सेल ने, कैंसर के सेल ने, जो आजकल की जी, जी, लैंग्वेज बोलो जी। कैंसर के सेल ने, सेल वहाँ पर है, एक जगह है, वो इधर उधर कहीं नहीं है। आपने उससे बायोप्सी करके किया और कैमरे में देख रहे हैं तो वो हड्डियों में जा रहा है, बोन में चला गया, लंग्स में चला गया, जिगर में चला गया, तो आप कैमरे में बता रहा है क्योंकि आपने उसमें मवाद निकाला है, तो वो जो सेल जो वहाँ पर थे तो आपने उसमें बता दिया कि साहब ये तो हड्डियों में चला गया, लंग्स में चला गया, लीवर जी, में जी, चला गया, तो इस फैल जाता है। तो उसे कुछ नहीं करे, बहुत आसान है। मेरे लिए बुखार नज़ला खांसी को सही करना बहुत मुश्किल है, मगर कैंसर इतना आसान है कि कैंसर से बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, डरो मत, कैंसर कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, कैंसर क्योरेबल है। डॉक्टरों के पास इसका जल्दी से इनको तो ये हो गया केमोथेरापी। केमोथेरापी ऐसी है कि आपने एक गमला ले लीजिए, उसमें जहर डाल दीजिए, तो गमले का जो दरख्त है, पौधा है, वो क्या सरवाइव करेगा? नहीं करेगा। जी। तो एग्जैक्टली यही चीज़ है यहाँ पर, मगर लोगों को अच्छा, कौन कौन सी स्टेजेस हैं? अगर इनिशियली अगर पता नहीं चलता, लेट सपोज एक ऐसी स्टेज पे हम चले गए हैं कि जहाँ कैंसर यूजुअली जो एक परसेप्शन है एलोपैथिक मेडिसिन में कि अब ट्रीटेबल नहीं है, दिन फोर्थ स्टेज के बाद इनके जी, पास बिल्कुल। कोई ऐसा तो नहीं है। अब ये फोर्थ स्टेज पे अगर आ गया तो उसमें ट्रीटेबल है आयुर्वेदिक आपके? अगर वो जी। उसने कोई छेड़ा नहीं है, बायोप्सी नहीं कराया है, जी, जी। केमोथेरापी नहीं कराया है, रेडिएशन नहीं लेकिन कराया सर पता कैसे चलेगा फिर अगर टेस्ट नहीं कराया तो मालूम कैसे हाँ, होगा कौन सी ये स्टेज है? उनका डायग्नोज करने का तरीका अलग है, और हम तो सिर्फ नेल के जरिए, नाखून के जरिए, सही। हाँ, हम देख लेते हैं कि भाई, एक मैं बोलना तो नहीं चाह रहा हूँ, एक डॉक्टर आई, बहुत MBBS से FORCS थी, जी। मैंने उनकी बहन का ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया, अल्लाह ने क्योर किया उसे, मैं तो नहीं कर सकता, दवा मैंने दिया, अल्लाह ने शिफा दिया, जी। ठीक। तो उसने मैं अब अपना नाखून मुझे दिखाई, मैंने बोला ये तो आपको कैंसर डेवलप हो रहा है। शी सेड क्या आर यू डॉक्टर? मैंने बोला अफकोर्स। बोले नहीं, मैं खुद डॉक्टर हूँ और MBBS से FORCS हूँ, और ये मैं पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट कराई है। मैंने बोला बहुत अच्छा सवाल किया, मैं सुन लीजिए, आपका कैमरा यहाँ देख रहा है, सरफेस में देख रहा है, और मैं उसके नीचे देखता जी। हूँ। अभी कैंसर बना नहीं है, अभी जब बनेगा, जब ऊपर आएगा तो आपको पेन होगा, फिर पेन के लिए आप पेन किलर वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद पेन सबसाइड नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो फिर आप उसको चेक कराएंगे, डॉक्टर बोलेगा चलिए बायोप्सी करिए। तो वो थर्ड स्टेज में तो वो आ ही जाता है, आपके ये टेस्ट किए तक जी। थर्ड स्टेज में आ जाता सही। है। तो ये फिर मैंने उनको बताया, आज वो आगा खान में मौत और ज़िंदगी के, डॉक्टर साहब सो सॉरी, मैंने आपको समझ नहीं सकी, मैंने आपको बोला, आप तो मैंने बोला आई एम नॉट डॉक्टर। आपने पूछा था ना कि आर यू डॉक्टर? जी, जी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप डॉक्टर हैं, आप अपना इलाज खुद कर लीजिए। अच्छा सर, यूजुअली जब कोई तकलीफ होती है बॉडी में फिर ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर अगर कोई ऐसे सिम्टम्स या साइंस जो कि बता रहे हों कि ये कैंसर है या फिर कोई इस तरह की चीज़ है, वो कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं, ज़रा उसमें भी रोशनी डालें कि देखिए इंसान फौरन ये आके बहुत साइलेंट होता है, पता ही नहीं चलता, जी, जी। एकदम पता चलता है। मगर जो नाखून देखने वाला दुनिया में कोई नहीं है एक्सेप्ट जी। मैं हूँ, और मैं अपनी बेटी को सिखा रहा हूँ कि मेरी बेटी मेरे बात देखें और फी सबीलिल्लाह काम करें। मैं फी सबीलिल्लाह काम करता हूँ, किसी से कोई मेरे चार्जेस नहीं है, पैसे नहीं लेता हूँ फ्री में। तो मैं सिखा रहा हूँ उनको, क्योंकि मैंने 12-14 साल तो जंगल में रह के सीखा जी, जी। वहीं पर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको बताऊँ, अगर गवर्नमेंट मुझे कोई ऐसी ज़मीन देती है तो मैं उसको ख़रीदूँगा पैसे दे के, क्योंकि मैंने अपने घरदार बेच के तो अल्लाह की राह में लगा दिया। बेच के स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी मेरे मुल्क में नहीं है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर मेरे मुल्क में नहीं है। जी, जी। मैं चाहता हूँ मेरे जैसे डॉक्टर बन जाए, वो नाखून देखे और उनको सही। बायोप्सी या केमोथेरापी या रेडिएशन की सब जाना ना पड़े। अच्छा सर, एक बहुत अहम सवाल ये है कि बोन मैरो का कैंसर या फिर वो ट्यूमर जो कि फैल जाता है जिसकी शाखें आपकी रीढ़ की हड्डी को लपेट लेती हैं, या फिर उसको सर्जन्स भी उससे हाथ उठा लेते हैं। यूजुअली हमने देखा कि वो कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं, हम नहीं कहेंगे जान जा सकती है इसमें,
ऐसा मरीज क्या करे, और फिर उसके बाद अगर अगर ब्लड में भी कैंसर की जो असरात है मौजूद हैं ब्लड कैंसर की सिचुएशन में, तो उसमें क्या देखिए ब्लड कैंसर तो बहुत आसान है जी इलाज करना, बहुत आसान है बनबत। और जी कोई कैंसर खतरनाक नहीं है, ये आज आपको बता दूं इस टीवी के हवाले से। कैंसर से मत घबराइए, उसको देखिए कैंसर खाता क्या है। आप और हमको खाना नहीं मिलेगा तो हम हाथ पैर छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसे ऐसे। आप ये देखिए कि कैंसर खाता क्या है, उसको देखिए वो चीज़ को पेशेंट को ना दें। ठीक है। प्रोटीन ना दें, शुगर नहीं दें, कार्बोहाइड्रेट ना दें, बिल्कुल ये ना दें, गंदुम ना दें। सबसे खतरनाक डॉक्टर तो बताता है कि आपको शुगर है ये ले लिए, मगर रोटी बंद नहीं करवाता। जी अच्छा। रोटी बंद नहीं नहीं करवाता। सर, तो खाएगा क्या? हाँ। प्रोटीन भी नहीं है, कार्ब्स भी नहीं है, ये देखिए भी। मोटा अनाज खाइए, जी जी जैसे जव है, बाजरा है, कंगनी है, ये खाइए। क्योंकि ब्लड के जरिए, हम ब्लड के जरिए करते हैं और ये टारगेटेड करते हैं। एलोपैथिक जो है टारगेटेड करते हैं, क्योंकि कैंसर खत्म होने के बाद बोलेंगे आप जो टारगेटेड किया, जला दिया और उसके बाद वो रीग्रो कर जाता है। जी जी सही। फिर से रिकरेंस हो हाँ, जाता है, फिर से हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ठीक है ऐसी, ना। जी। तो हम ब्लड से करते हैं, क्योंकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, हम ब्लड से करते हैं। अच्छा, इसमें कोई दवाइयों का सिलसिला भी होता है आपकी तरफ से? कोई बिल्कुल मेडिसिन मेरे हैं? पास मैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट देता और हूँ। साथ साथ अगर वो एलोपैथिक भी कंटिन्यू कर हाँ, रहे करें, हैं इससे तो कोई उससे कोई हर्ष तो नहीं है? कुछ भी हर्ज सही। बिल्कुल कर सकते हैं आप। यानी इसके साथ पैरेलल में आप एलोपैथिक भी ले सकते हैं, होम्योपैथिक ले सकते हैं। हमारी दवा जब करेगा, हाँ, बशर्ते कि केमो रेडिएशन ना हो। अच्छा ठीक है। केमो रेडिएशन, बायोप्सी ना हो, इंडोस्कोपी ना हो, कोलोनोस्कोपी ना हो, ये सब चीज़ ना हो। अच्छा सर, अगर अगर ये तमाम तो चीज़ें करवा ली हैं, फर्ज करें लेट सपोज ये हो भी गई हैं, नहीं पता था पेशेंट को, उसने उसने रेडिएशन भी करा ली, उसने वो भी करा लिया, फिर भी कैंसर रीग्रो करता है, ऐसे में आपके पास आता है नहीं, तो फिर फिर उसका मैं उसे नहीं टच कर सकता, बेकार दवाई नहीं लगेगी। जी जी अब देखिए, मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। आप पान नहीं खाते, मैं पान नहीं खाता, मैं तम्बाकू नहीं खाता, आप भी तम्बाकू नहीं। अगर आपको या मैं तम्बाकू खा लूँगा तो क्या होगा? चक्कर आने लगेगा, घूम जाएगा। इसको उतारने के लिए क्या है, आप खट्टा खिलाएंगे, इमली खिलाएंगे, नींबू खिलाएंगे, उसका असर बैठ जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि वो जो जहर पूरे जिस्म में फैल गया है, एटम बम हिरोशिमा में डाला गया था जी जी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जी जी आज तक जो औलाद पैदा हो रही है उसमें वो असरात मासूम मौजूद, क्यों हो रही है? सही, उसमें असरात मौजूद मैं है। ये पूछ रहा हूँ क्यों हो रही है, सारे डॉक्टर सब लोग पूछता क्यों हो रही है, मैं बता देता हूँ क्यों। हमारी और आपकी बॉडी में पानी भी है, ब्लड भी जी है ना, दोनों है। जी जी अब आप बोलते हैं ना ये मेरा खून है, मेरे भाई की औलाद है, तो आप बोलते हैं ना ये मेरा खून है। जी जी तो जनरेशन टू जनरेशन वो चल रहा है, तो जाहिर बात है आप उसके ब्लड से वो चीज़ निकाल देंगे तो क्योर हो जाएगा। अब ये ब्लड के अंदर चला गया है, आप जहरीला मादा जी। चला गया है, वो कैसे निकलेगा? सही। अच्छा, इसको चलिए कैंसर से अलावा थोड़ी दूसरी बीमारी की तरफ भी आए, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं मूजी जिनको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है थ्रू आयुर्वेदिक देखिए, मेडिसिन? जिसका दुनिया में इलाज भी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, जी। जिसका दुनिया में इलाज भी हाँ, मैं बड़ी करता हूँ। चैलेंजिंग बहुत डिजीज है। चैलेंज, उसका मैं इलाज करता हूँ। यार पट्टे नकारा हो जाते बिल्कुल ऐसी है, हाथ पाँव की पट्टे मूवमेंट इतने नकारा हो जाते हैं कि वो अपने नाक के ऊपर की मक्खी नहीं ला सकते। जी 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 इतना खतरनाक इंसान मर्ज है, बेजान हो जाता है एकदम से। बेजान हो जाता है। अल्लाह का एहसान है कि मेरे पास ये है। मेरे यूट्यूब वीडियो जाके मेरे गूगल में जाइए, डॉक्टर नसाका डालिए, तो सब आपको पेशेंट मेरे मिल जाएंगे। राइट। अच्छा, मैं चूंकि एक और मर्ज की तरफ भी आना चाहूँगा। डायबिटीज़ एक ऐसा मसला है कि जिससे बाकी बीमारियां ट्रिगर होती हैं, इलाज ना किया जाए, बराबर कंट्रोल ना किया जाए, अप एंड डाउन की सूरत हाल है। इसमें क्या कहती है? शुगर तो कोई बीमारी नहीं है, जी, पहली बात। डिसऑर्डर कह लें। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल नहीं, शुगर कोई नहीं है बीमारी, मगर ये है अगर किसी को हो गई है, जी जी। तो वो गंदुम खाना छोड़ दे बस। अच्छा, और गंदुम बाकी छोड़ सही दे, सही। और बाकी सिर्फ गंदुम छोड़ दें। देखिए, जो चीज डायरेक्ट ब्लड में जाता है, जी जी गंदुम अगर खाएंगे तो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। शुगर खाएंगे जो इंसान ने बनाया, रिफाइंड शुगर डालेंगे, वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। तो और जो मोटा अनाज है तो वो
धीरे से जाएगा, धीरे धीरे जाएगा ब्लड में, तो वो आपका पैंक्रियाज से काम करने लगेगा। इसका आसान इलाज मेरे पास है और मैं देता हूँ लोगों को। जड़ से शुगर ख़त्म हो गई है और हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली एक असाबी बीमारियां भी होती हैं, असाब का कमज़ोर हो जाना जी या हाँ, फिर दिमागी तौर पे उस तरह के अल्जाइमर्स भी है और भी बहुत सारी disease है। अल्जाइमर जो है, इस तरह की जो भूलने बीमारियां बीमारी उसको है। जी जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े फेमस लोग हैं, मैं नाम नहीं, लीजेंड भी है। जी जी अल्लाह का एहसान है कि वो लोग सही हो गए। भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर भूलने की है। इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हो सकती हैं इलाज के साथ साथ? नहीं, हमारे पास कोई ऐसे परहेज नहीं है। हम जो चीज़ बता रहे हैं ज़्यादातर शुगर एंड गंदुम ये भरना का है। और कैंसर वाले किसी भी किस्म का प्रोटीन यानी दूध, दही, गोश्त किसी किस्म का वो ना लें। ये उसको ट्रिगर करता है प्रोटीन वगैरह? जी जी, यानी कैंसर को, सेल को ताकत पहुंचाता है वो। सही सही सही, तो इन चीज़ों से दूर रहना है। दूर रहना। अच्छा ये बताइएगा कि अगर कोई पेशेंट लेट सपोज किसी भी इलाज मुआवजे से परेशान है, उसने हिकमत भी ट्राई कर लिया है उसके बाकी, तो आपकी तरफ रब्ता कर सकता है? जी हाँ, अगर उसने बायोप्सी, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी या कोई ऐसा केमोथेरापी या रेडिएशन वगैरह तो ना, वो आपसे बिल्कुल आ जाए। बिल्कुल सर, वक्त की बहुत शॉर्टेज है, आपको दोबारा इंशाल्लाह जल्दी जहमत देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। यहाँ लेते जी आपसे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट।